नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों और मेरे प्यारे प्यारे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो आप हम लोग अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स शुरू कर चुके थे। विकास का जो लेक्चर 1 है वो भी हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 में आज एक ऐसा टॉपिक है और बहुत बेहतरीन, बहुत खतरनाक वाला टॉपिक है। मतलब पूरी जिंदगी आपके काम आएगा, जब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तब तक काम आएगा। और ऐसा टॉपिक है मतलब जो आपके बड़े नहीं समझा पाएंगे ना, वो टॉपिक आज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो मेरे प्यारे प्यारे काजू कतलियों, हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर 2। चैप्टर 1 है हमारा विकास और ये हमारा लेक्चर 2 है। तो सबसे पहले तो हम जो क्या कर रहे हैं, मेहनत से मंजिल का सफर है, ठीक है। तो मैं जैसे ये सर अपने बच्चों को बता रहे हैं क्या क्या पढ़ाएंगे, मैं आपको बता देता हूं आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ने वाले हैं वो खतरनाक धांसू टॉपिक। कौन सा है? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी के बारे में जानेंगे बेहतरीन तरीके से, विस्तृत में जानेंगे। देशों एवं राज्यों में कैसे तुलना होती है वो भी हमें जानना है। विश्व बैंक क्या है, ठीक है। ज्ञान वाला वैक्सीन, ये कौन सा वैक्सीन है? भाई हम लोगों ने तो लगवा लिया, आपने नहीं लगवाया तो हम आपको ज्ञान वाला वैक्सीन देकर जाएंगे। और फाइनली है महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद को इंग्लिश में कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो, आप शब्द को समझो। शब्द क्या कह रहा है? घरेलू, जो आपके घर के अंदर उत्पादन होता हो। तो भाई हमारा घर मतलब सर एक ही घर के अंदर? नहीं बेटा, नहीं। हमारा घर कौन सा है? हमारा देश, हमारा राष्ट्र। तो जो राष्ट्र के अंदर, राष्ट्र की सीमाओं के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो, बहुत अच्छे से डेफिनेशन को समझा। ये एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। क्या बोला है भाई? एक वर्ष के अंदर कितना? एक साल के अंदर। भाई एक साल के अंदर जितना भी राष्ट्र की सीमा के अंदर, सीमा मतलब क्या है? आपकी जो बाउंड्रीज है, फिजिकल बाउंड्रीज। जैसे भारत की क्या है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। ये क्या है भाई? भारत की फिजिकल बाउंड्रीज है। इस फिजिकल बाउंड्रीज के अंदर इस फिजिकल बाउंड्रीज के अंदर इस देश की सीमा के अंदर जिन भी माल मतलब गुड्स है भैया, माल मतलब क्या है? गुड्स है। और सेवाओं का मतलब क्या है? सर्विस है। तो जो भी गुड्स और सर्विस का हम क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। तो जिन भी गुड्स और सर्विसेज को हम किसी देश की बाउंड्रीज के अंदर, किसी देश की सीमा के अंदर बना रहे हैं। अब भाई बना क्यों रहे हैं? बेचने के लिए बना रहे हैं। और वो बेचने के लिए क्या होगा? कुछ मूल्य देना होगा। और वो मूल्य कौन सा होगा? बाजार मूल्य। बाजार मूल्य मतलब मार्केट वैल्यू। भाई आज मान लो ये मैंने मार्कर बनाया, ये पेन हम लोगों ने बनाया, ये पेन बाजार में कितने में जाकर के बिकेगा? उसे क्या बोलेंगे? बाजार मूल्य बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? बाजार मूल्य। तो जो सामान मार्केट में किस वैल्यू पर बिकेगा उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट वैल्यू या बाजार मूल्य कहते हैं। तो एक देश के अंदर एक वर्ष में उस राष्ट्र की सीमा के अंदर जिन भी माल का, जिन भी वस्तुओं का, जिन भी सेवाओं का उत्पादन होता है और फिर उन्हें जिन बाजार मूल्य पे बेचते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जैसे जीडीपी। अब इसका उदाहरण समझो। मान लो कि भाई कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, उसने 100 कुर्सियां बनाई। कितनी बनाई? 100 चेयर बनाई, 100 कुर्सी बनाई। और हर कुर्सी पे बोला ये कुर्सी भाई क्या है? 400 रुपए में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे? 400 रुपए में मार्केट वैल्यू पर बेचेंगे। अब इस 400 रुपए में क्या है? जो लेबर ने खर्चा करा वो भी आ गया, जो टैक्स लगाना था सरकार का वो भी आ गया, प्रॉफिट कमाना था वो भी आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है, सब कुछ आ गया है। तो जो 100 कुर्सी है कितने में बेच रहे हैं? 400 रुपए में हर कुर्सी को बेच रहे हैं। तो भाई कितना हुआ? कितना हुआ? 40,000। कितना हुआ भैया? 40,000। तो ये 40,000 कहां जुड़ जाएगा? जीडीपी में जुड़ जाएगा। कहां जुड़ेगा? जीडीपी में जुड़ेगा। किसकी जीडीपी में जुड़ेगा? अरे भैया हमारे देश में बनाया तो हमारी जीडीपी में जुड़ेगा। हमारे देश में बनाया तो हमारी जीडीपी में जुड़ेगा। तो भाई जो भी आप, जिन भी माल का और सेवाओं का उत्पादन आप लोग कर रहे हो वो क्या होता है? जिन बाजार मूल्य पे बेचा जाता है उसे हम लोग जीडीपी कह रहे हैं। अब एक शब्द को और समझो, अंतिम माल, फाइनल गुड्स। जो फाइनली जो चीज आ रही है वो। अब जैसे मैंने आपको बताऊं, जैसे बिस्किट है आपके पास, आप बिस्किट मतलब किसी कंपनी ने 1000 पैकेट बिस्किट के बनाए और हर पैकेट को 10 रुपए में बेचा है। हर पैकेट को कितने में बेचा है? 10 रुपए में बेचा है। तो ये क्या हो गया? कितने कमा रहा है भैया? वो 10,000 रुपए कमा रहा है। वो 10,000 रुपए किस में जुड़ जाएंगे? भारत की जीडीपी में जुड़ जाएंगे। अब देखो ये 1000 कौन से हैं? ये 1000 जो पैकेट बनाए वो बिस्किट के बनाए और हर पैकेट पे 10 रुपए की कीमत लिख दी। यह अंतिम फाइनल गुड की है। फाइनल गुड क्या? आपके पास बिस्किट है। अब भाई बिस्किट के लिए पहले क्या हुआ होगा? पहले किसी किसान ने गेहूं उगाया होगा। तो भाई जो किसान है उस किसान को भी हमने पैसा दिया होगा। जैसे मान लो किसान को हमने 1 किलो गेहूं खरीदा, वो 1 किलो गेहूं जो हमने खरीदा
30 रुपए में खरीदा, ठीक है, और इससे हमारे कितने हैं 10 पैकेट बिस्किट के बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं 10 बन सकते हैं। मतलब हर पैकेट पे कितना 3 रुपए का गेहूं का हमने उसको दे दिया। कितना दे दिया 3 रुपए का गेहूं का हमने उसको दे दिया। ये जब किसान ने 3 रुपए आ गया तो इससे किसने खरीद लिया, जो आटे की चक्की वाले ने उसने उससे खरीद लिया। अब उसने उससे खरीद लिया 3 रुपए में, तो क्या करा इसने 4 रुपए और जोड़ दिए। किसने जोड़ दिए, आटे की चक्की वाले ने, भाई ये 4 रुपए में जोड़ दूंगा, मेरी चक्की भी चलेगी, मैं उसे पीसूंगा भी और दूसरों तक पहुंचाऊंगा भी। तो और फिर क्या क्या हो गया 7 रुपए हो गए। कितने हो गए 7 रुपए हो गए। अब ये 7 रुपए में किसने खरीद लिया, उस कंपनी ने खरीद लिया जो बिस्कुट बनाती है। अब उसने क्या करा 7 रुपए में 3 रुपए और ऐड कर दिए, जिसमें भाई सरकार का टैक्स, खुद का प्रॉफिट सब कुछ लगा हुआ करके क्या कर दिया, इसकी फाइनल कीमत 10 रुपए कर दी। किसकी कर दी 10 रुपए कर दी। ये 10 रुपए में फिर हम लोग क्या है खरीदते हैं। इस 10 रुपए में हम लोग क्या खरीदते हैं, तो अंतिम माल को ही हम लोग क्या है जीडीपी में काउंट करते हैं। अंतिम माल और सेवाओं के बाजार मूल्यों को काउंट करते हैं। अब ऐसा नहीं करेंगे भाई 3 रुपए में तो गेहूं आया, फिर 4 रुपए में क्या हुआ, फिर 4 रुपए में वो और उसके बाद 7 रुपए वो, तो भैया ये तो 7 4 11 14 रुपए का पड़ गया। ये तो बार बार में जोड़ने वाली बात है, तो हमें बार बार में नहीं जोड़ना है। हम सिर्फ और सिर्फ क्या है अंतिम माल को ही जोड़ेंगे। जैसे कि भाई 1000 बिस्किट के पैकेट बनाए हैं और हर में पैकेट की 10 रुपए कीमत है। इस 10 रुपए में हमने जो किसान से गेहूं खरीदा वो भी आ गया, आटे की चक्की पे जाके वो जो गेहूं पीसा है वो भी आ गया, और जो बिस्किट कंपनी ने बनाया है वो भी आ गया, टैक्स प्रॉफिट सब कुछ जो है वो इसमें आ गया, और 10,000 रुपए क्या है भारत की जीडीपी में जुड़ जाएंगे। अब आगे आ जाओ। अब जापान की कंपनी भारत में उत्पादन करेगी, भारत की जीडीपी होगी। भैया जापान बोल दे भाई, जापानी बोल दे भाई मैं तो भारत में जाकर के उत्पादन करूंगा। और जब वो भारत में आकर उत्पादन करेगा तो भाई भारत में आकर जब वो उत्पादन करेगा तो क्या लिखेगा मेड इन इंडिया लिखेगा। क्या लिखेगा मेड इन इंडिया लिखेगा कि भाई ये सामान हमने कहां बनाया है, भारत में बनाया है। और जैसे ही पता चल जाएगा कि भाई भारत में बनाया है तो वो कहां की जीडीपी बढ़ा देगा, वो भारत की जीडीपी को बढ़ा देगा, वो भारत के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा, क्योंकि भाई हमारे देश के अंदर बना रहा है। क्या बोला था, राष्ट्र की सीमा के अंदर। किसकी सीमा के अंदर बना रहा है, भारत देश की सीमा के अंदर बना रहा है, तो किसकी जीडीपी होगी, भारत की होगी। अब यहां पर देखो भारत की कंपनी अमेरिका में उत्पादन करेगी तो उसे अमेरिका की जीडीपी होगी। अब भैया भारत वाले बोले हम तो अमेरिका जाकर उत्पादन करेंगे, अमेरिका जाकर कोई गुड्स बनाएंगे, अमेरिका जाकर के कोई सेवा देंगे, तो वो जो जीडीपी होगी वो अमेरिका की होगी। आपको सिर्फ जीडीपी से इतना बात ध्यान रखनी है, सारे कंफ्यूजन सारे डाउट बाहर निकाल के फेंक दो। सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी है, क्या रखोगे भैया, जमीन जिसकी, क्या बोलोगे, जमीन जिसकी जीडीपी उसकी। वापस बोलो भैया, जमीन जिसकी जीडीपी उसकी। जिसकी जमीन पर उत्पादन होगा जीडीपी उसी की होगी। कंपनी चाहे कहीं की हो, कंपनी चाहे मंगल ग्रह से उठकर आई हो, ठीक है, चाहे कंपनी मंगल ग्रह से आई हो, पर अगर वो भारत की जमीन पे काम कर रही है तो भैया जीडीपी भी भारत की होगी। और चाहे आदमी भारत का हो और वो मंगल पे जाके उत्पादन करेगा तो वह वो मंगल वालों की जीडीपी अपनी कुछ भी नहीं है, ठीक है, अपना कोई लेना देना नहीं उनसे। पर हमारी जमीन पे काम करोगे तो सारी की सारी जीडीपी हमारी होगी। अब आप पूछोगे सर कि हमें तो फायदा हो रहा है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है। और जब जीडीपी बढ़ती है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब जीडीपी बढ़ती है तो ये चीज दर्शाती है देश तरक्की कर रहा है, देश का विकास हो रहा है। और विकास क्या होता है, जब प्रगति होती है, जब सुधार होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो जीडीपी अगर बढ़ रही है मतलब आपके देश में उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा माल और सेवाएं बन रही है, तो आपकी जीडीपी बढ़ेगी। और अगर यही जीडीपी गिरने लग जाएगी तो आपके देश क्या है, विकास से नीचे गिर रहा है। ये बात आपको समझनी चाहिए। तो अगर कंपनी कहीं की हो, वो भारत में आकर काम करेगी तो भारत की जीडीपी, और हमारे वाले विदेश जाकर काम करेंगे तो उनकी विदेश वालों की जीडीपी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इतनी बात ध्यान रखना, जमीन जिसकी जीडीपी उसकी। क्या बोलोगे भाई, जमीन जिसकी जीडीपी उसकी। आगे आ जाओ। अब विदेशी कंपनी के निवेश के फायदे। अब भाई विदेश की कंपनी, जो जापान की कंपनी भारत में आकर के निवेश ही तो कर रही है, इन्वेस्ट ही तो कर रही है, भाई यहाँ पर आएगी, ठीक है, अच्छी सी फैक्ट्री बनाएगी, कंपनी बनाएगी। और अब जो विदेश की कंपनी आ रही है उससे हमें क्या क्या फायदा होगा भैया, उससे हमें क्या क्या फायदा होगा वो समझो। सबसे पहला, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि बिल्कुल होगी भैया। वो आएंगे यहाँ पे सामान बनाएंगे, कोई भी सामान बनाओ, मान लो उन्होंने कुर्सियां बनाई, उन्होंने चेयर बनाई, तो वो चेयर बनाइए भारत में बनाइए, और उस पर लिख देंगे कहीं पे बीच में से मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया लिख देंगे। अब जैसे ही उन्होंने मेड इन इंडिया लिख दिया मतलब ये क्या है, भारत की जीडीपी में वृद्धि कर देगा। रोजगार सृजन, अरे भैया अब जो जापानी आएगा वो जमीन देख जाएगा, फैक्ट्री बनवा जाएगा, पर यहाँ पर काम किसको देगा, भारत वालों को ही तो देगा।
जापान से पकड़ के आदमी को थोड़ी लाएगा, ठीक है। भारत वालों को लेबर रखेगा, भारत वाले को सीईओ बनाएगा, भारत वाले को अकाउंटेंट बनाएगा, सब कुछ जो सारे के सारे रोजगार देगा वो भारत वाले को देगा। तो पर क्या है, रोजगार किसको मिला, भारत वालों को मिला। फायदा किसका हुआ, हमारा ही हुआ। भारत का प्रचार प्रसार मेड इन इंडिया, तो भाई कहीं पर भी गया पता चला अरे अरे भैया मेड इन इंडिया, अरे भैया पता चला मेड इन इंडिया, अरे भैया कुछ देश तो बिल्कुल जल जाएंगे हम लोगों से। और भारत में सामान बन क्या है, अरे तो भैया भारत में बन क्या है, तो भारत का क्या है, पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस पर लिखा हुआ होगा मेड इन इंडिया। क्या लिखा हुआ होगा, मेड इन इंडिया। नोट, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। शॉर्ट में इसे कहा जाता है एफडीआई, ठीक है। एफडीआई का मतलब क्या है, जो भी बाहर की कंपनी आकर अगर किसी दूसरे देश में आकर के निवेश करती है उसे क्या कहते हैं, एफडीआई कहते हैं। और वो निवेश करने के बाद जिस भी चीज का उत्पादन करती है उनका जो बाजार मूल्य होता है उससे जो भी हमें अर्निंग होती है उसे हम जीडीपी कह देते हैं। अब भैया ये मेड इन इंडिया, मोदी जी ने बोला भाई मेड इन इंडिया भारत में बनाओ, तो कौन बनाएगा, आप बनाओगे मैं बनाऊंगा, भैया हमें तो औकात नहीं, हम तो कंपनी नहीं खड़ी कर सकते। अब जिसको करनी है वो करे, पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो भैया मोदी जी ने बोला मेड इन इंडिया, आज मनीष सर कह रहे हैं परचेज ऑफ इंडिया, भारत का ही खरीदो और किसी का ही हमें नहीं खरीदना। किसका खरीदना है, भारत का ही हमें खरीदना है। परचेज ऑफ इंडिया, भारत का खरीदो। और जब आप कोई सामान खरीदने जाओ और उस पर देखो ये तो मेड इन इंडिया है, तो भैया आप मतलब 56 इंच का सीना हो जाना चाहिए आपका। आप पता लगा लेना भैया मैं खरीद लूंगा तो इससे भारत की जीडीपी बढ़ जाएगी, भारत में रोजगार बढ़ेगा, भारत की सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा, फायदे ही फायदे हैं। तो ये क्या है, जो जीडीपी है ना, आपकी एक छोटी सी बात बता रही थी, पर मैंने आज आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, क्योंकि आगे तक आप लोगों की लाइफ में काम आएगा। और कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए। अब आ जाते हैं देशों और राज्यों की तुलना। भाई अगर मुझे भारत की अमेरिका से तुलना करनी है, अगर जापान की ऑस्ट्रेलिया से तुलना करनी है, न्यूजीलैंड की पाकिस्तान से तुलना करनी है, तो मैं कैसे तुलना करूंगा। मैं झारखंड की बिहार से तुलना करनी है, राजस्थान की जम्मू कश्मीर से तुलना करनी है, तो मैं कैसे तुलना करूंगा। तो वो तुलना, वो कंपैरिजन कैसे करना है वो हमें देखना। सबसे पहला जो कंपैरिजन का जो बेस है, जो आधार है, वो है आय। आय का मतलब इनकम, भैया कितना पैसा हम लोग कमा रहे हैं वो हमारे लिए आधार। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। मतलब जो उनकी इनकम है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट समझा जाता है कि भाई इनकम से क्या है, किसी देश को हम पता लगा सकते हैं कि भाई उसकी इनकम इतनी है तो हमारे से क्या है, वो इतना विकसित होगा। औसत आय, देखो अब औसत क्या है, आय क्या होती है, एवरेज इनकम। भाई मोटे तौर पे हम बता देते हैं भाई सब हर इंसान इतना इतना पैसा कमा रहा है। कैसे, औसत आय, देश की कुल आय। भाई अब देश की कुल आय क्या है, जैसे अभी हम उदाहरण से भी करेंगे। जैसे मान लो कि भाई ए पर्सन है वो 10,000 रुपये कमाता है, वो 10,000 कमा रहा है। बी पर्सन है वो 5,000 कमा रहा है। सी पर्सन है वो 2,000 कमा रहा है। और डी पर्सन है वो 3,000 कमा रहा है। ठीक है, वो 3,000 कमा रहा है। अब ये ए बी सी डी इतना ही मानना कि कुल जनसंख्या भी कितनी है, 4 जनों की है। कितनों की है, 4 जनों की ही कुल जनसंख्या है। और इनका टोटल कितना हो रहा है भैया, 20,000 इनका टोटल हो रहा है। अब क्या बोला है, देश की कुल आय, देश की कुल आय कितनी है, 20,000। देश की कुल जनसंख्या कितनी है, 4। तो मतलब हर इंसान लगभग कितना कमा रहा है, 5,000 रुपये कमा रहा है। तो हर इंसान कितना कमा रहा है, 5,000 कमा रहा है। तो औसत आय क्या है कि भाई जब देश की कुल आय, भाई जो भी इंसान कमा रहा है उसको जोड़ लो और देश की कुल जनसंख्या कितनी है उससे भाग दे दो, तो आपको पता चल जाएगा कि हर इंसान लगभग कितना कमा रहा है, 5,000 रुपये कमाते हैं। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, पर पर्सन इनकम, भाई पर कैपिटा इनकम कहते हैं इसको। तो भाई हर इंसान कितना कमा रहा है, प्रति व्यक्ति कितना कमा रहा है, 5,000। हमें पता चल गया ना, क्योंकि टोटल जनसंख्या ऐसे भाग दिया है। और जो टोटल जनसंख्या जो कमा रही है उसको हमने ऊपर रख दिया, और जो टोटल जनसंख्या है उससे भाग दे करके हमने पता लगा लिया कितना है, कि हर प्रति व्यक्ति इतना पैसा लगभग कमा रहा है। अधिक आय अर्थ होता है कि मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। भाई अधिक आय, अगर आपके पास ज्यादा इनकम है, अगर आपका ज्यादा पैसा है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, जो मानवीय आवश्यकता है उनको सबकी सब आपके पास है। भाई अगर मैं कहीं 200 रुपये कमा रहा था, आज मैं 2,000 कमाता हूं, मेरी इनकम अधिक हो गई है, मेरी आय अधिक हो गई है। तो ये चीज क्या दर्शाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दर्शाती है कि मेरे पास सुविधाएं है ना वो ज्यादा रहेंगी। ठीक है, पहले मैं किराए के घर में रहता था, मैं अपना घर खरीद लूंगा।
पहले मैं पर साइकिल चलाता था, आज मैं मोटरसाइकिल खरीद लूंगा। तो उससे क्या है, आवश्यकता है, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपकी आवश्यकताएं पूरी होने लग जाएंगी। अब देखो उदाहरण से और समझो, भाई 5 लोग हैं, ए 50,000 कमा रहा है, बी 1 लाख कमा रहा है, सी 25,000 कमा रहा है, डी 4 लाख कमा रहा है, ई 10,000 कमा रहा है। ये सब है, ये टोटल किसी देश की जनसंख्या है। अब ये मत पूछना सर आपने जनसंख्या तो बताई नहीं, ये 5 ही मान के चल रहे, 5 ही देश की कुल जनसंख्या है। वैसे 5 तो एक परिवारों में होते हैं, वैसे बहुत कम है, पर उदाहरण के तौर पर 5 ही देश की कुल जनसंख्या। अब इन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो, 50,000 में 1 लाख जोड़ा, फिर 25,000, फिर 4 लाख, फिर 10,000, और टोटल जनसंख्या कितनी है, 5 जनों की हमारे पास। तो 5,85,000 होकर के उसमें जब हमने 5 का भाग दिया तो 1,17,000 आया। हर इंसान प्रति व्यक्ति कितना कमा रहा है, लगभग 1,17,000 रुपए कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 1,17,000 कमा रहा है। और जब हर इंसान 1-1 लाख रुपए कमा रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है, वहां का देश तो, वो देश तो बिल्कुल विकसित होगा, क्योंकि उनके पास तो सारी अच्छी सुविधाएं होंगी। अब ये देखो, ये हमारे जो राज्य हैं, हरियाणा, केरल और बिहार, इन राज्यों की क्या बता रखी है, प्रति व्यक्ति आय बता रही है। कब की बता रखी है, 2015-16 के लिए प्रति व्यक्ति आय रुपयों में। किसमें आय बताइए, हमारे रुपयों में बताइए। अब देखो हर इंसान की इनकम कितनी, हरियाणा में है वो है 1,62,034 रुपए। कितनी है, 1,62,034। केरल में है 1,40,190। बिहार में है 31,454। मतलब सबसे ज्यादा कहाँ है, हरियाणा में, उसके बाद कहाँ है, केरल में, और सबसे कम कहाँ है भैया, बिहार में। अरे भाई बिहार वालों क्या कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करो, ज्यादा से ज्यादा इनकम बढ़ाओ, और उससे क्या होगा, फिर ये जो हमारे प्रति व्यक्ति आय है ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हरियाणा की क्या है, प्रति व्यक्ति सबसे अच्छी है। जो पर कैपिटा इनकम है, जो हर इंसान इनकम कर रहा है, वो कितनी है, हरियाणा की सबसे अच्छी है, क्योंकि 1,62,034 रुपए वो कमा रहा है। केरल वाले फिर भी ठीक है, बिहार वाले तो बहुत कम है, बिहार वाले तो 50,000 को भी क्रॉस नहीं कर रहे, तो ये चिंता की बात है। तो पर सवाल ये उठता है, मैं यहां से ये नहीं दर्शाना चाहता कि ये जो राज्य है ये ज्यादा कमा रहा है, वो राज्य कम होगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ और सिर्फ हमें इनकम को आधार बनाकर रखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या इनकम के आधार पर ही हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश नहीं है, ठीक है, कौन सा राज्य विकसित है और कौन सा राज्य नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इनकम के आधार पर होना चाहिए? तो नहीं भैया, इनकम के आधार पर तो नहीं। इनकम हमारा सिर्फ एक मापदंड है, इनकम हमारा सिर्फ क्या है, एक मापदंड है, वन मेजर है। हम सिर्फ एक मापदंड मान के चल रहे हैं, इसके अलावा और भी मापदंड है, वो हम लोगों को देखने। पर उससे पहले भैया विश्व बैंक के बारे में जान लो, ये विश्व बैंक है क्या और ये है कहां पर, और अगर इस विश्व बैंक में अगर मुझे पैसों की जरूरत है तो क्या मैं जाकर ले सकता हूं क्या, ठीक है, अगर मैं जाकर ले सकता हूं क्या, जिससे कि आपकी इच्छा हो जाए कि इस इच्छा से हमें क्या है, काम करना चाहिए, और ये विश्व बैंक किसको पैसा देता है, ये बात भी अभी हम लोगों को पता चल जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पूर्ण निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देता है। देखो अब बात क्या है, आप इसकी जो आधार है उसको समझो। विश्व बैंक कब बनाया गया, आपको पता होगा, जो 1939 से 1945 का जो दौर है, ये कौन सा दौर है भैया, ये है विश्व युद्ध द्वितीय का, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई थी उसका टाइम। 1939 से 1945 के बीच में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई तो उसमें क्या हुआ, पूरी दुनिया की स्थिति बहुत खराब हो गई। छोटे छोटे राष्ट्र हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, पूरी देश तबाही पे रास्ते पर आ गया था, उनके पास कुछ नहीं बचा। जब उनके पास कुछ ही नहीं बचा गया तो एक रास्ता निकाला गया कि भाई हम लोग क्या करें, विश्व बैंक खोले, वर्ल्ड बैंक खोले, क्योंकि पूरा जो हार्म है, जो नुकसान है, वो पूरे विश्व को हुआ है। अब उसकी भरपाई करने के लिए क्या हमें विश्व के स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे हमें क्या करना चाहिए, बैंक खोलना चाहिए। ये क्या करेगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सदस्य राष्ट्रों को, जो भी राष्ट्र इनसे जुड़े हुए हैं, आज लगभग 192 के अराउंड कंट्रीज है जो विश्व बैंक से जुड़ी हुई है, 192 के अराउंड है, इतनी कंट्रीज इनसे जुड़ी हुई है। और उनका क्या उद्देश्य है, पूर्ण निर्माण, वापस से पूर्ण मतलब वापस से निर्माण, फिर से बनाना। तो भाई जो इस समय में विश्व युद्ध द्वितीय में, वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो देश पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, उनको वापस पूर्ण निर्माण करना, उनके वहां पे अच्छी सड़कें बनाना, उनके अच्छी कंपनियां खड़ी करना, फैक्ट्रियां बनाना, दफ्तर बनाना, इन सब के लिए क्या करेगा, पैसा देगा। और विकास के कार्यों में, और बाकी भाई और किसी देश को, मतलब जो भी इनसे जुड़ा हुआ है उसमें और किसी देश को पैसा चाहिए, मैं भारत को पैसा चाहिए, बढ़िया सड़कें बनानी है, पैसा चाहिए, ठीक है, वर्ल्ड बैंक चले जाओ, लियो भाई। तो ये क्या करेगा, पूर्ण निर्माण के लिए और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता, मतलब पैसों की सहायता करेगा। आपको क्या करेगा, करेंसी, आपको मुद्रा देगा। और मुद्रा क्या होती है, हम लोग अध्याय 3 में भी जानेंगे।
इसे अंतरराष्ट्रीय पूर्ण निर्माण और विकास बैंक भी कहा जाता है। तो इसे इंटरनेशनल लेवल पर अंतरराष्ट्रीय पूर्ण निर्माण और विकास बैंक भी कहा जाता है। स्थापना कब हुई? 1944। और विश्व युद्ध द्वितीय खत्म कब हुआ? 1945। तो उसके बीच में कर दी इन लोगों ने। मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में इनका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर इनका वहां पर है। तो अगर किसी भी देश को पैसा चाहिए तो वो विश्व बैंक जाए, हेडक्वार्टर में जाए और वहां पे पैसा मांग ले, ठीक है। अब पर ऐसा ना हो कि कभी कल को आप जाके बोल दो लाओ भैया मैं भी पैसा दो, तो भाई हम नहीं मांग सकते, पर हमारे देश की सरकार है वो मांग सकती है। क्यों? क्योंकि सरकार देश का प्रतिनिधित्व करती है कहीं पे। अब देखो विश्व बैंक के क्या क्या मापदंड है। विश्व बैंक किन किन आधारों पर क्या है मापता है कि भाई कौन विकसित है कौन नहीं है, ठीक है। क्या सिर्फ और सिर्फ आय के आधार पर ही विकास हम लोग देखें, विकसित देखें? तो विश्व बैंक के क्या मापदंड है वो देखो। तो विश्व बैंक ने क्या करा? विश्व विकास रिपोर्ट 2017 निकाली। 2017 में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करी, विश्व विकास रिपोर्ट, और उसमें बताया और कुछ मापदंड बताया कि इन इन आधारों पर क्या है कि भाई कोई देश अमीर हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। तो देखते हैं। समृद्ध देश, समृद्ध देश मतलब धनी देश जो बिल्कुल बहुत अमीर है, वो किसको बताया? प्रति व्यक्ति यूएस डॉलर, डॉलर का साइन ये है, यूएस डॉलर 12,056 रुपए प्रति वर्ष कमा रहा। मतलब क्या है? अभी $1 की जो कीमत है वो लगभग 70 या 72 रुपए होगी, ठीक है, 70 या 72 रुपए होंगी। तो आप लगा सकते हो उसके हिसाब से अंदाजा कि 12,056 रुपए का मतलब तो बहुत आ गया, ठीक। तो जो पूरे साल के इतने डॉलर रुपए का कमा रहा है कोई किसी देश में, तो वो देश समृद्ध देश है, धनी देश है। निम्न आय देश मतलब जिनकी आय, जिनकी इनकम बहुत कम है, वो कौन से हैं? जो यूएस डॉलर 995, 12,056 जो पूरे साल में कमा रहा है वो तो धनी देश है। हर इंसान उस देश का अगर 12,056 रुपए कमा रहा है तो वो तो धनी देश है। और जिस देश में 995 रुपए जो इंसान कमा रहा है वो निम्न आय वाला देश है। तो भैया अब हमारा देश किस में आता है? धनी देश में है या निम्न आय वाले देश में? तो भाई ना तो हम इतने गरीब हैं और ना हम इतने अमीर हैं, ठीक है। हम तो क्या है? बिल्कुल मिडिल क्लास है। तो मिडिल क्लास वाली स्थिति भारत की है। भारत मध्यम आय वर्ग है। यूएस डॉलर 1820 प्रति वर्ष थी, तो 1,820 डॉलर क्या है प्रति वर्ष भारत की प्रति व्यक्ति आय है। तो भाई ना तो 12,000 पे भी हम लोग नहीं पहुंचे और हमने 1,000 का तो आंकड़ा क्रॉस कर ही दिया। तो इसलिए क्या है? भारत का जो है वो मध्यम वर्गीय है और यहाँ पर वैसे भी मिडिल क्लास लोग ही ज्यादा रहते हैं। अब देखो हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े। अब इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग समझना कि इनमें क्या है। पर इस टेबल को समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। ज्ञान वाला वैक्सीन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको जानो। सबसे पहले है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर होती क्या है? देखो किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। देखो पहली बात तो अनुपात क्या होता है? रेशियो होता है, ठीक है। आप लोग मैथ्स में पढ़ते होंगे, रेशियो होता है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि भाई एक साल में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, जैसे मान लो 10,000 बच्चे पैदा हुए, कितने हुए? 10,000 बच्चे पैदा हुए। एक साल में 10,000 बच्चे पैदा हुए। हर 1,000 बच्चे पे क्या है? हर 1,000 बच्चे पे 1 साल से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं? 1 साल से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? शिशु मृत्यु दर कहेंगे। मैं बताता हूं भाई, ये 10,000 है। इन 10,000 में से मान लो क्या हुआ कि 100 बच्चे 1 साल से पहले मर गए। 10,000 में से 100 बच्चे ऐसे थे जो 1 साल से पहले ही मर गए। 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर क्या है? 1 साल से कम में 100 बच्चे क्या है? 10,000 में से मर जाते हैं। तो अब क्या हुआ? हर 1,000 पे कितना हुआ? 10 बच्चे। हर 1,000 पे कितना हुआ? 10 बच्चे। मतलब 1 साल में 10,000 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है। उन 10,000 बच्चों में से क्या हुआ? 100 बच्चे ऐसे थे जो 1 साल कंप्लीट करने से ही पहले मर जाते हैं। 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही मर जाते हैं। तो जब 10,000 पे 100 बच्चे मरे तो 1,000 पे कितना मरा? 10। तो अब आपका जो रेशियो है वो कितना है भाई? 10। कितना है? रेशियो 10। तो 10 बच्चे मरे हैं तो ये क्या है? आपका शिशु मृत्यु दर कहलाएगी। 1,000 पे कितने बच्चे मरते हैं वो हम लोगों को देखना है। टोटल पे कितने मरते हैं उससे हमें मतलब नहीं, पर 1,000 पे 1,000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती। तो शिशु मृत्यु दर क्या है? 1,000 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल से पहले मर जाते हैं। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग कितने? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। भाई अब देखो क्या है कि 7 साल से ऊपर जो आपकी एज हो गई तो आपको पढ़ना लिखना आता है या नहीं आता है? तो उससे क्या होता है कि हम पूरी जनसंख्या में देखते हैं कि कितने लोग हमारे पास पढ़े लिखे हैं, तो वो अनुपात साक्षरता दर हमें दिखाती है। निवल उपस्थिति अनुपात, ये क्या कहता है?
14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल के साथ प्रतिशत। अब देखो मेरी बात सुनो भाई, 14 से 15 साल की उम्र के बच्चे, 14 से 15 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं, ये टोटल बच्चे मान लो कि भाई हमारे देश में कितने होंगे, 20,000 बच्चे होंगे। कितने होंगे? 20,000 बच्चे होंगे। इतने कम नहीं है, और भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपकी एज के बच्चे हैं, तो 14-15 वर्ष की उम्र में 20,000 बच्चे होंगे। इस 20,000 बच्चों में से कितने बच्चे हैं ना स्कूल जाते हैं? कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि भैया इनमें से क्या हुआ, 15,000 बच्चे, इनमें से 15,000 बच्चे क्या जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो भैया 15,000 कितने हैं, 15,000 स्कूल जा रहे हैं। कितने में से? 20,000 में से जा रहे हैं। और इनका प्रतिशत बताना है तो प्रतिशत तो हम ऐसे निकालते हैं ना भैया, 2 से 2 काट दिया, ये हमारा 75। तो 75% क्या है, निवल उपस्थिति रेशियो है। मतलब इस 14 से 15 वर्ष की उम्र में जितने भी बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, ये बात बतानी है हमें। तो वो क्या आ जाता है, निवल उपस्थिति रेशियो आ जाता है। तो ये आपको बिल्कुल मैथ्स में भी मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दी। भैया मृत्यु दर देखते हैं हम लोग। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। तो अब क्या पूछ रहा है ये, मृत्यु दर, डेथ रेट पूछ रहा है। अब इन्होंने क्या बोला, प्रति 1000 व्यक्तियों में से कितने लोग मरते हैं उनकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मृत्यु दर। अब क्या मान लो भाई हमारे देश की जो आबादी है वो 1 लाख है। कितनी है भैया, 1 लाख है। ये 1 लाख हमारे देश की आबादी। इस 1 लाख में से मान लो कि 1000 लोग क्या हो गया, मर गए। 1 लाख में से हर साल क्या है, 1000 लोग मर रहे हैं। पर हमें 1 लाख में से नहीं बताना है, हमें तो ये बताना है कि हर 1000 में से कितने लोग मर रहे हैं। जब 1 लाख में से 1000 मर रहे हैं तो हर 1000 पे कितने लोग मर रहे हैं भैया, 100 लोग मर रहे हैं। तो हमारे देश में मृत्यु दर क्या हो जाएगी, 100 लोगों की हो जाएगी कि भाई हर 1000 पे क्या है, 100 लोग मर जाते हैं। हमारे हर 1000 पे 100 लोग मर जाते हैं। तो जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसमें से हर 1000 में से क्या है, 100 लोग मर जाते हैं। ये हमारी मृत्यु दर दिखाता है। अगर मृत्यु दर जितनी कम होती है ये बात दिखाता है कि भाई हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। लिंग अनुपात, ठीक है, लिंग अनुपात इंग्लिश में से सेक्स रेशियो कहा जाता है। ये क्या कहा गया है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। अब देखो अब क्या है कि भाई हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं। भाई मतलब मैं कहना चाहता हूं कि भाई 1 लाख तो मेरे पास क्या है, पुरुष है। 1 लाख तो हमारे पास क्या है, पुरुष है। और 80,000 हमारे पास क्या है, महिलाएं। और 80,000 महिलाएं। तो अब इसने पूछा है भाई हर 1000 पर कितने महिलाएं होगी, 800 महिलाएं होंगी। तो हमारा जो सेक्स रेशियो होगा वो कितने का होगा, 800 का होगा। क्योंकि हर 1000 पे कितनी महिलाएं, 800। हर 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं, 800 महिलाएं हैं। ये क्या है, लिंग अनुपात को दर्शाता है। अब आ जाते हैं हम उस टेबल पे, जो इस टेबल की हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब ये क्या है, हरियाणा, केरल और बिहार। इस टेबल को अभी हम लोगों ने आय में भी देखा था, इनकम में भी देखा था। तो वहां पर सबसे ऊपर कौन था भैया, हरियाणा वाले ऊपर थे, उसके बाद केरल वाले ऊपर थे, फिर बिहार वाले थे, ठीक है, बिहार वाले नीचे थे। अब इसमें देखते हैं शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों में, मतलब हर 1000 बच्चे जो जन्म लिए उनमें से कितने बच्चे मरे, कब, 2016 के अनुसार। हरियाणा में 33 बच्चे मरे, केरल में 10 बच्चे मरे और बिहार में 38 बच्चे मरे। तो यहाँ पे सबसे अच्छी कंडीशन पे कौन है भैया, केरल, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद बिहार। तो भाई बिहार में तो क्या है, बच्चे भी बहुत ज्यादा मर रहे हैं, तो बिहार का यहाँ पे भी परफॉर्मेंस खराब है। साक्षरता दर प्रतिशत 2011, मतलब वहां पे जितनी पॉपुलेशन है उनमें से कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, ये बात बतानी है। 2011 के अनुसार है। हरियाणा में भैया 82% है, केरल में 94% और बिहार में 62%। तो यहां पर भी भैया केरल सबसे टॉप पर है, हरियाणा दूसरे नंबर पे और फिर हमारा बिहार थोड़ा सा पिछड़ गया है और ये तीसरे नंबर पे। फिर आ जाता है निवल उपस्थिति अनुपात प्रति 100 व्यक्तियों में आयु 14 तथा 15 वर्ष 2013-14। देखो अब क्या बताया इन्होंने, हर 100 व्यक्तियों में से भाई 14-15 वर्ष की उम्र में हर 100 बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो देखना। हरियाणा में 61 बच्चे जा रहे हैं, केरल में 83 जा रहे हैं और बिहार में 43 जा रहे हैं। तो भैया केरल पहले पर, हरियाणा दूसरे पे और बिहार तीसरे पे, और बिहार क्या है, तीसरे पे। तो अब हमारा जो सारांश है, निष्कर्ष है, वो क्या निकल के आता है कि भाई केरल की क्या है, केरल इनकम में तो क्या था, दूसरे नंबर पे था, ठीक है। हरियाणा इनकम में पहले पे था और बिहार तीसरे नंबर। बिहार तो सब में तीसरे नंबर पे, बिहार तो सब में तीसरे नंबर पे। तो बिहार का तो परफॉर्मेंस हर चीज में बेकार है, इनकम में भी बेकार है, शिशु मृत्यु दर में भी बेकार है, साक्षरता दर में भी बेकार है, निवल उपस्थिति रेशियो में भी बेकार है, तीनों में बेकार है। पर केरल का क्या है, सिर्फ इनकम में बेकार है।
बाकी सारी जगह बहुत गजब का परफॉर्मेंस इन्होंने करा है। तो ये क्या दर्शाता है कि भाई केरल क्या है, एक अच्छा राज्य है। केरल क्या है, एक अच्छा राज्य है, हम उसे विकास कह सकते हैं। तो हम विकास किन किन चीजों पर से माप रहे हैं, किन किन चीजों में तुलना कर रहे हैं, आय के आधार पर भी कर रहे हैं और इन सभी आधारों पर भी कर रहे हैं। हरियाणा की सबसे ज्यादा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है इन तीनों राज्यों में से, पर फिर भी उनकी स्थिति क्या है, केरल से खराब है। तो हमारी नजर में केरल क्या है, अच्छा राज्य बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास करें मजबूत बने। अब मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं। जीडीपी से आपका क्या तात्पर्य है, तो भैया हमने बहुत अच्छे से जीडीपी पढ़ ली है। ठीक है, ये एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। विभिन्न देशों के बीच विकास की तुलनात्मक अवधारणा के 3 गुणात्मक पहलू स्पष्ट कीजिए। तो भाई अगर आपको विकास के आधार पर किन किन देशों को तुलना करनी है तो किन किन आधारों पर करोगे वो हमें बताना है। प्रति व्यक्ति आय, इनकम के आधार पर हमने करा, साक्षरता दर के आधार पर करा और स्वास्थ्य के आधार पर भी करा। ठीक है, इन तीनों के आधार पर हम लोगों ने देशों को मापा। ये अब आपके लिए क्या है, होमवर्क है। आप इनका आंसर निकालोगे कि सर क्वेश्चन नंबर 3 के जो औसत आय है वो इतनी है। आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। उसके बाद क्वेश्चन 4 में भी क्या करना है, औसत आय ज्ञात करना है। ए 2,500 है, बी 80,000 है, सी 7,500 है, डी 7,000 है, ई 3,000 है। तो इनका पता लगाकर मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में करोगे सर क्वेश्चन 4 का, और सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 5। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार रहते हैं, मतलब एक देश में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4 परिवार रह रहे हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए, मतलब हर परिवार कितने हैं, 5,000 रुपए कमा रहा है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपए है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा करा देता हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। इसने बोला है 4 परिवार रहते हैं, उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, मतलब प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। तो औसत आय है वो उनकी कितनी है भैया, औसत आय। पहली बात तो औसत आय हम लोग निकालते कैसे वो देखो भाई। औसत आय हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, कुल आय सब कितना कमा रहे वो, और उसके से किसका भाग दे देते हैं, कुल जनसंख्या का। कुल जनसंख्या का हम लोग भाग दे देते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, औसत आय कितनी है, वहां पे प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 5,000 है, मतलब औसत आय 5,000 है। उसके बाद उन्होंने बोला कि 3 परिवारों की 4,000, उसके बाद 7,000 और एक परिवार की है 3,000, और एक परिवार की है 3,000। ठीक है, टोटल परिवार कितने हैं, 4। पर सर यहां तो 3 की दे रखी है, तो भैया चौथे वाले की तो निकालनी है, और जिसकी निकालनी है उसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 5,000 इधर का इधर ही रहेगा, तो 4, 7, 11, 11, 3, 14,000। तो ये कितना हो जाएगा, 14,000 प्लस x। ये जो 4 था ये भाग का है, ये इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये 14,000 प्लस x। ये 5 को जब 4 से गुना करेंगे तो 20,000, और ये प्लस में है इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आएगा, 6,000। तो x की वैल्यू कितनी है, ये 6,000। तो जो चौथा परिवार है उसकी कितनी है कुल आय, 6,000 है। 6,000 ऑप्शन में आ गया, अरे भैया बिल्कुल है, तो घ हमारा सही आंसर है। ठीक है, पर वो 2 के आंसर आप मुझे बताना और इसको प्रैक्टिस करना। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है, इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या है। भाई वो समृद्ध देश के आधार पर, निम्न आय के आधार पर ही विश्व बैंक बता रहा है। इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथियों, मेरे काजू कतलियों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का मुझे जवाब जरूर दीजिएगा, सर इसकी जो औसत आय है वो ये आ रही है। और बाकी अच्छा लगा हो तो ताबड़तोड़ कमेंट कर दीजिएगा कि सर अब हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और आपके अपने परिवार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।